तो दोस्तों शुरुआत में हम प्यारे से रैनन को देखते हैं जो कि अपने घर पर आई हुई होती है एंड यहाँ पर उसकी मम्मा उसे एक सरप्राइज देती है। लेकिन यहाँ पर वो अपनी मम्मा का सरप्राइज देखकर तो हैरान हो जाती है और कहने लगती है आपने मेरे लिए सरप्राइज बनाया है। जहाँ पर रैनन के सामने कई सारे लड़के आ जाते हैं जो कि उसकी मम्मा ने सिलेक्ट किए होते हैं उसके लिए। यहाँ पर रैनन की मम तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और रैनन से कहने लगती है कि क्यों तुम्हें मेरा सरप्राइज़ पसंद नहीं आया क्या? मैं इतनी अच्छी हूँ, मुझे पता है तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेंगी। रैनन यहाँ पर कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें करने की फ़िलहाल मेरी उम्र है, मुझे मेरे करियर को सेट करना है, मुझे सीधा शादी नहीं करनी है। तो उसकी मम्मा कहने लगती है कि मैंने कब कहा है कि तुम शादी करो, मैं तो बस तुम्हें डेट करने के लिए बोल रही हूँ। शादी से पहले तुम्हें सभी लड़कों को डेट करना चाहिए और हर एक चीज़ ट्राई करनी चाहिए, फिर फ़िलहाल उससे शादी करनी चाहिए जिसके साथ में तुम कंफर्टेबल हो। और तुम्हारी उम्र ही क्या है अभी कि यहाँ पर वो चली जाती है हर एक लड़के के पास में एंड यहाँ पर वो एक एक करके लड़कों की स्पेशलिटी यहाँ पर रैनन को बताने लगती है। यहाँ पर तो एक लड़का अपनी बॉडी से एप्पल तक ही तोड़ देता है लेकिन मम्मा कहती है कि मुझे अच्छे नहीं लगे, तुम यहाँ से चले जाओ। दोस्तों यहाँ पर वो बोलने लगती है कि देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग से लेकर स्मार्ट इंसान तक है और वो भी जो एक बिजनेसमैन बनने वाला है, तो फिर इनमें से जो चाहे चूज़ कर सकती हो और अगर चाहो तो हर महीने अलग अलग लड़कों को तुम डेट कर सकती हो। फिर यहाँ पर वो सभी लड़कों को रैनन के पास जाने के लिए कहती है जहाँ पर वो सभी लड़के रैनन के पास चले जाते लेकिन रैनन बड़ी ज़ोर से चिल्ला देती है जहाँ पर उसकी चीख सुनकर तो सभी लड़के घर से बाहर निकल जाते हैं। एंड यहाँ पर रैनन को ट्रामास होता है क्योंकि उसे ड्रामा होता है। वो सोचने लगती है कि आखिर ये ड्रामा मेरा कब जाएगा, कोई भी मैन मुझे छूना चाहे तो मेरी चीख निकल जाती है। एंड यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है दोस्तों जहाँ पर रैनन प्यार से केक लेकर गई होती है अपने बॉयफ्रेंड सी के लिए, लेकिन यहाँ पर जो जी था वो तो यहाँ पर सीधा ही उसके बैग को धकेल देता है और केक को भी धकेल देता है और कहता है कि हम इतने सालों से डेट कर रहे हैं लेकिन आज तक तुमने कभी मुझे खुद को टच नहीं करने दिया, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहता हूँ, देखो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता हूँ। इतना बोलकर तो यहाँ पर वो दरवाज़ा बंद कर देता है जहाँ पे बेचारी रैनन तो खुद ही हैरान हो जाती है। इतने में यहाँ पर रैनन के ग्रुप में मैसेज आ जाता है कि तुमने देखा जी का मैसेज, उसने अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ ऑफिशियली डेट करना शुरू कर दिया। जहाँ पे रैनन जी की नई गर्लफ्रेंड को देखती है और वो समझ जाती कि शायद से जी ने उसके ऊपर चीट किया। इसके बाद में वो वहाँ से चली जाती है। एंड यहाँ पर इसके बाद जो वो बेचारी प्रेस बजा रही होती है तब यहाँ पे एक लड़का सामने से आ जाता है जो उससे पूछने लगता है आप ठीक तो है ना। एंड यहाँ पर रैनन तभी एकदम से स्टैचू बनकर नीचे गिर जाती है और ये उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। कोई भी लड़का उसके करीब आता है तो वो स्टैचू बनकर चुपचाप से उसी पोजीशन में ठहर जाती है। यहाँ पर उसकी मम्मा उसे कहने लगती है कि देखो मैं एकदम फ्री माइंडेड हूँ, अगर तुम्हें लड़कों के बदले लड़कियों में इंटरेस्ट है तो तुम मुझे बता सकती हो, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं होगा बेटा, जब तक तुम खुश हो। रैनन यहाँ पर बोलने लगती है कि मैं तो मजाक कर रही हूँ, हालांकि आपको ये बात पता है कि मेरा बॉयफ्रेंड तो यानी कि जो मेरा फियोंसी है वो तो ऑलरेडी अब्रॉड में है जो कि मेरा हस्बैंड बनने वाला जल्दी। रैनन को उसकी मम्मा बोलती है मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे मत सिखाओ। रैनन बोलती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मम्मा। और उसकी मम्मा कहती है ठीक है एक काम करो, कल फैमिली खाने पर यानी कि लंच पर इनवाइट कर लो, तो फिर क्या हम दोनों की फैमिली मिल जाएंगी और हम आपस में बात भी कर लेंगे। एंड यहाँ पर वो अपनी मम्मा से एग्री हो जाती है। एंड यहाँ पर रैनन बोलने लगती है कि मैं तो मेरी मम्मा पर गई हूँ, जितने स्मार्ट मेरी मम्मा है उससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट मैं हूँ। मैंने ऑलरेडी चाइना आने के पहले ही 2 दिन यहाँ पर एक रोबोट वाले बॉयफ्रेंड को ऑर्डर कर दिया था, जहाँ पर जैसा बॉयफ्रेंड मुझे चाहिए वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पर ग्रैंड माँ को देखते हैं जिसके पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड पड़े होते, लेकिन ये बॉडीगार्ड्स तो ग्रैंड माँ के साथ ही होते हैं जो कि किसी और का पीछा कर रहे होते। एंड यहाँ पर सभी लोग मिलकर लिन को पकड़ रहे होते हैं। एंड यहाँ पर लिन ग्रैंड माँ से पीछा छुड़ाकर भाग रहा होता है। ग्रैंड माँ यहाँ पर उससे कह रही होती है कि प्लीज़ मेरी बात एक दफ़ा सुन तो लो और देखो उस ब्लाइंड डेट पर चले जाओ। लेकिन यहाँ पर लिन था जो कि मना कर रहा होता और बोलता है कि ब्लाइंड डेट, मैं किसी डेट वेट पे नहीं जाने वाला हूँ ग्रैंड माँ। यहाँ पर ग्रैंड माँ बोलती है कि तुमने सारी बातें छोड़ो और शादी कर लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काम का क्या है वो तो ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर लिन था जो कि कहता है
कि ग्रैंड माँ ऐसा नहीं हो सकता, मेरी कंपनी ने न्यूली रोबोट लॉन्च किया, अब मैं नहीं चाहता हूँ कि उसमें कोई भी मिस्टेक हो। एंड यहाँ पर वो बड़ी तेज़ी से भागकर एक बॉक्स के अंदर छुप जाता है, जहाँ पे बॉडी गार्ड भी उसे ढूंढ नहीं पाते। फिर इसके बाद में जब वो बॉक्स में बैठा होता है और सोचने लग जाता है कि मुझे कंपनी जाकर उस रोबोट को एक बार चेक करना ही होगा। अब तक तो उसकी डिलीवरी भी हो गई होगी, लेकिन यहाँ पर इससे पहले कि वो उस बॉक्स से बाहर निकल पाता है कि वैन में उस बॉक्स को रख दिया जाता है। एंड यहाँ पर तो वो लोग उसकी आवाज़ को भी नहीं सुन पा रहे होते हैं। हम यहाँ पर उस रोबोट को भी देखते हैं जो कि स्टेयर्स पर बैठा होता है और उसको वहीं पर छोड़कर गाड़ी तो चली जाती है लेकर लिन को। फिर यहाँ पर हम रैनन को देखते हैं जो तैयार हो रही होती है लंच के लिए। यहाँ पर वो सोचने लगती है कि सभी फैमिली वालों के सामने मैं दिखा दूंगी कि मेरा बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा स्मार्ट है, उनमें से तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो एक रोबोट है। इतना ही टाइम में यहाँ पर उसका रोबोट वाला जो बॉयफ्रेंड था वो डिलीवर हो जाता है। एंड इस बॉक्स के अंदर कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर लिन होता है। लिन यहाँ पर सोच रहा होता है कि अब तो यहाँ पर क्लाइंट के पास डिलीवरी भी हो गई है, आखिर मैं यहाँ से कैसे स्किप करूँगा। यहाँ पर रैनन उसे लेकर घर के अंदर आ जाती है। यहाँ पर जैसे रैनन उस बॉक्स को खोलती है, लीन एकदम से स्टैचू की तरह बैठ जाता है। एंड यहाँ पर वो मन में ये कह रहा होता है कि बस ये मुझे पहचान ना ले कि मैं रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान हूँ। फिर बाद में यहाँ पर रैनन उस रोबोट को खड़ा करवाती है और उसकी स्किन को देखकर टच करने लगती है और सोचती है मैंने जैसा सोचा था यहाँ पर ये बिल्कुल उससे ज़्यादा हैंडसम निकला। तो यहाँ पर तो वो उसकी बॉडी को फील करने लग जाती है। यहाँ पर बाद में वो फ़ोन को देखती है जहाँ पर वो उसके फीचर्स के बारे में सोचने लगती है। एंड यहाँ पर इसे ऑन कैसे करना उसका बटन वो ढूंढने लगती है। फिर यहाँ पर रोबोट अपने आप को ऑन कर लेता है, यानी कि लिन बोलने लगता है कि मैं रोबोट 9.2 हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर रैनन वो फीचर्स को ढूंढने लगती है जहाँ पर वो उसके लव मोड को चेंज कर सके। एंड यहाँ पर उसके लव मोड में चेंज होने के लिए वो कहती है। एंड यहाँ पर मन ही मन में लिन हेजिटेट करने लग जाता है कि मैं लव मोड में कैसे चेंज हो सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे अब वो सारी हरकतें करनी पड़ेगी जो कि मैं एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एज ए रोबोट मुझे वो सब करना होगा। एंड यहाँ पर रैनन उसका स्विच ढूंढने लगती है। एंड यहाँ पर वो उसके एकदम से ऐप को टच करने लगती है। एंड यहाँ पर वो उसको टच करते ही सोचने लगती है कि ये तो एकदम रियलिस्टिक ह्यूमन बीइंग जैसा लग रहा है, मुझे तो इसकी स्किन भी एकदम रियल ह्यूमन बीइंग जैसी लग रही है, लग नहीं रहा है कि ये कोई रोबोट हो सकता है। फिर यहाँ पर वो खुद बेखुद कहने लग जाता है कि लव मोड अब ऑन हो चुका है। जहाँ पे रैनन धीरे धीरे करके उसके सारे मसल्स को टच करने लग जाती है और उसे फील करने लगती है, जहाँ पर लिन को तो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है क्योंकि धीरे धीरे करके उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वार्म होने लगती है। तो यहाँ पर बाद में लिन उसके हाथ पकड़ लेता है, जहाँ पर रैनन को लगता है कि शायद से ये कोई रोबोट का फीचर हो सकता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे हग करने लगती है और बेस्ट बॉयफ्रेंड का टैग देने लगती है, लेकिन उसे अफसोस होता है कि ये बस एक रोबोट है। इसके बाद में वो सोफे पर आराम से बैठ जाती है, जहाँ पे वो अपने बॉयफ्रेंड को यानी कि रोबोट को उसे स्किन केयर करने के लिए ऑर्डर दे रही है। लेकिन यहाँ पर सोचने लगता है कि ये लड़की ऑर्डर दे रही है और वो भी मुझे। फिर उसे याद आता है कि वो तो एक रोबोट है, उसे उस लड़की की जो बात है वो तो माननी पड़ेगी। इसके बाद में यहाँ पर लिन सारे के सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स को लेकर आ जाता है, जहाँ पे रैनन स्किन उसे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रही होती है, तो वो इसे बातें करना शुरू कर देता है। एंड रैनन भी यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही खुशी खुशी बताने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर लिन का हाथ वो पकड़ लेती है और कहती है तुमने मेरे लिप्स पे तो मसाज की नहीं। फिर बाद में यहाँ पर उसे उसके लिप्स एरिया पर भी मसाज करनी पड़ती है। रैनन यहाँ पर कहने लगती है कि भले ही तुम रोबोट हो लेकिन तुम्हें इंसानों जैसे मैन की तरह ट्रेनिंग मुझे तो देनी ही पड़ेगी तुम्हें। एंड फिर यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि आसपास जब यहाँ पर कोई नहीं होगा तो तुम मुझे मास्टर बुलाओगे। एंड यहाँ पर लिन उसे मास्टर बुलाने लगता है, लेकिन मन ही मन में यहाँ पर उससे बहुत ही खुश भी हो रहा होता है। एंड रैनन यहाँ पर उससे कहने लगती है कि बहुत ही अच्छा, तुम तो बड़े ही ओबिडेटेड रोबोट हो, एटलीस्ट
मैन से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। बेचारी यहाँ पर मन में सोचने लगती है कि काश ये रोबोट के बदले में रियल मैन होता तो फिर क्या पता वो मुझे टच करता और मुझे कुछ भी नहीं होता। हालांकि रियल मैन तो मुझे कभी टच कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो करेंगे तो फिर मेरी बॉडी पूरी की पूरी फ्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है कि लिन तो रियल पर्सन है, लेकिन वो रैनन को टच कर रहा पर उससे कुछ नहीं हो रहा, यानी कि कुछ तो कनेक्शन है। इसके बाद में रैनन उठती है और कुछ तो बोलकर वापस से सो जाती है। लिन को लगने लगता है शायद से वो कुछ ज़्यादा ही थक गई होगी, तो फिर यहाँ पर वो उसके हाथ को नीचे करता है और उसे आराम से सोने देता है। साथ ही साथ में वो उसकी गालों को भी टच करता है एंड मन में उसे क्यूट बुलाने लग जाता है। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन आ जाता है जहाँ पे रैनन उस बॉडीगार्ड को लेकर रेस्टोरेंट में चली जाती है एंड यहाँ पर वो उसे समझाने लगती है कि तुम्हें बहुत ही फॉर्मल और ओबीडिएंटली मेरे सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा और एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनकर दिखाना होगा। लेकिन यहाँ पर चलते चलते रैनन को बीच में याद आ जाता है कि वो तो बस खाली हाथ यहाँ पर आ गए, उन्होंने तो कोई गिफ्ट लिया ही नहीं है। रैनन यहाँ पर उससे बताने लगती है कि हमें गिफ्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अंदर खाली हाथ गए तो फिर मेरे रिलेटिव्स मेरा मजाक उड़ाने लगेंगे और मुझे कंजूस बुलाने लगेंगे और कहेंगे कि देखा ये तो बहुत ही ज़्यादा कंजूस है, ये तो कुछ अफोर्ड भी नहीं कर पाती है। तो फिर यहाँ पर वो सोचती है कि अगर वो खुद से चीज़ लेने के लिए गई तो फिर उनको अंदर जाने में लेट हो जाएगा एंड दोनों के दोनों इस चीज़ को लेने के लिए जा नहीं सकते। तो फिर यहाँ पर वो अपना कार्ड निकाल कर लिन को दे देती है और कहती है इस कार्ड का अच्छे से इस्तेमाल करना और कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आना जो कि दिखने में अच्छी हो। और कार्ड देकर वो वहाँ से चली जाती है और गिफ्ट की जिम्मेदारी लिन के ऊपर छोड़ देती है। यहाँ पर लिन को लगने लगता है कि बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ से भाग जाने का। फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है और रोबोट को बहुत ही जल्दी डिलीवर करने के लिए कह देता है। साथ ही साथ में यहाँ पर वो उसे वो लिस्ट भी थमा देता है। दोस्तों यहाँ पर हम लंच वाला सीन देखते हैं जहाँ पर हम जी को भी देखते हैं एंड यहाँ पर जी की गर्लफ्रेंड भी आई होती है एंड हम देख पाते हैं जी उसी लड़की को डेट कर रहा होता है जो कि हमारी रैनन की फैमिली से बिलोंग करती है। इसके बाद में रैनन भी यहाँ पर आ जाती है जहाँ पे उसकी मॉम उसके बॉयफ्रेंड के बारे में से पूछने लग जाती है और रैनन कहती है कि हाँ वो कुछ ही देर में यहाँ पर आ जाएगा, वो गिफ्ट लेने के लिए गया हुआ। एंड यहाँ पर मिया बोलने लगती है कि कहीं तुमने घर वालों से झूठ तो नहीं कहा है ना अपने बॉयफ्रेंड को लेकर, और इतने साल बीत गए हैं अभी भी तुम वैसी की ही दिखती हो। से भी यहाँ पर उसे सेम चीज़ बोलता है कि हाँ 5 साल बीत गए लेकिन रैनन तुम तो वैसी की वैसी हो। रैनन जी से बोलने लगती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम जैसे बाहर वाले लोग मेरी फैमिली के मैटर में दखलंदाज ना ही दो तो ही बेहतर होगा। फिर यहाँ पर मियाँ बोलने लगती है कि आखिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड करता क्या है। दूसरी ओर यहाँ पर रैनन सभी को सर्टिफिकेट भेज देती है उनके फ़ोन में और बताने लगती है मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारे बॉयफ्रेंड जैसे कोई मामूली इंसान नहीं है जो कि अभी तक पढ़ाई करता हो, वो तो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है और वो लू ग्रुप का प्रेसिडेंट है। यहाँ पर आए हुए तो सभी लोग ये चीज़ देखकर हैरान हो जाते। साथ ही साथ में यहाँ पर रैनन अपने बॉयफ्रेंड का नेटवर्थ भी बताने लगती है। मिया तो सोचने लगती है क्या पता ये झूठ बोल रही हो। यहाँ पर रैनन को पता होता है कि वो झूठ बोल रही है एंड मन में वो कहने लगती है कि लू ग्रुप के प्रेसिडेंट को आज तक किसी ने भी नहीं देखा और अगर मैं छोटा सा झूठ बोल भी दूंगी तो इसमें क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि कौन सा यहाँ पर वो लू ग्रुप का रियल प्रेसिडेंट आकर यहाँ पर मेरे बीच में बैठने वाला है। फिर यहाँ पर अंकल और आंटी सभी लोग को बातें करने लगते हैं कि क्या तुम सच में लू ग्रुप के प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रही हो जो कि चाइना की टॉप 1 कंट्री और कंपनी में से आता है। साथ ही साथ में यहाँ पर वो तो बहुत ही ज़्यादा रिचेस्ट इंसान है। तो फिर रैनन कहने लगती है हाँ आपने सही सुना। मिया यहाँ पर अंकल और आंटी को बोलने लगती है कि मुझे नहीं लगता है आपको रैनन पर भरोसा करना चाहिए, कोई भी लोग ये सारी चीज़ों को फेक बना सकते हैं। साथ ही साथ में जी भी यहाँ पर अंकल आंटी से कहता है कि हाँ मुझे तो इस लड़के की कही हुई एक भी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है, आप वैसे भी इस पर भरोसा मत कीजिए। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ बोलने लगती है कि आपको पता नहीं है कि जानबूझकर यहाँ पर ये आई है, वरना चाहती तो ये अब्रॉड में भी पढ़ाई कर सकती थी। उसे पता चला कि मैं और जी चाइना आ रहे हैं तो वो भी हमारे पीछे पीछे यहाँ पर आ गई ताकि वो हमारे बीच में झगड़ा करा सके और हमारे रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर सके। साथ ही साथ में यहाँ पर जी अपने फादर इन लॉ को सभी चीज़ें झूठ झूठ बोलने लग जाता है। यहाँ पर वो अंकल तो गुस्से में आकर रैनन से कहने लगते हैं कि देखो बेटा, माना कि तुम्हें सारी चीज़ें चाहिए होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम
ज़िद्दी बन जाओगी और मेरी बेटी की लाइफ को तुम तबाह कर दोगी और उसकी लाइफ में दखल अंदाजी करोगी। एंड यहाँ पर वो अंकल तो यहाँ पर रैनन की मम्मी से भी कहने लगते हैं कि आखिर तुमने इसे कैसी परवरिश दी है, ये वे मैनर्स है जो कि तुमने इसे दी है। यहाँ पर वो आंटी कहने लगती है कि मेरी बेटी पर उंगली उठाना बंद करे और उससे उल्टा सीधा बोलना भी बंद करे। लेकिन यहाँ पर बीच में मिया अपनी टांग अड़ा देती है और बोलने लगती है कि मुझे तो लगता है कि इसे शर्म भी नहीं आती, क्योंकि देखो यहाँ पर वो फैमिली वाले लंच पर आई है लेकिन ये साथ में कुछ भी गिफ्ट्स वगैरह नहीं लेकर आई है। और मेरे बॉयफ्रेंड सी को देखो, यहाँ पर वो पर्ल्स वाला नेकलेस लेकर आया है एंड साथ ही साथ में वो कितने सारे गिफ्ट्स लेकर आया है। मेरा बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा परफेक्ट बॉयफ्रेंड है। दोस्तों यहाँ पर रैनन सोच रही होती है कि ना जाने ये मेरा जो रोबोटिक बॉयफ्रेंड है वो गिफ्ट लेने के लिए गया है या फिर बनाने गया है। मिया यहाँ पर रैनन को पूछने लगती है कि चलो मैंने अपना गिफ्ट तो बता दिया, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी बता दो कि तुम क्या लेकर आई हो। रैनन कुछ बोलने वाली थी लेकिन इतने में यहाँ पर लीना जाता है जहाँ पे वो बहुत सारे गार्ड्स के साथ होता है और उन सभी के हाथ में प्रीशियस वाले गिफ्ट होते हैं। एंड यहाँ पर रैनन सभी लोगों को देखकर तो हैरान जाती है एंड गार्ड्स एक एक करके वो सारे प्रीशियस गिफ्ट के बारे में बताने लगते हैं। एंड यहाँ पर रैनन की मम्मा तो बहुत ही प्राउड फील करने लगती है और अपने सन इन लॉ को कहती है कि ये सारे गिफ्ट्स तुम मेरे लिए लेकर आए हो, मुझे बहुत ही प्राउड फील हुआ। और अपने सन इन लॉ को शाबाशी देने लगती है और कहती है सारी गिफ्ट्स तो मेरे लिए लेकर आए हो, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर बाद में यहाँ पर वो उसकी मम्मा और उसके भाई को बोलने लगती है कि देखा भैया मेरी बेटी का हस्बैंड यानी कि होने वाला हस्बैंड कितना ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम और रिच है। एंड यहाँ पर रैनन की मम्मा को ये सारी चीज़ें सहन नहीं होती है तो यहाँ पर वो तो गुस्से में सभी को लेकर चली जाती है। यहाँ पर मियाँ भी गुस्से में होकर चली जाती है, हालांकि उसे बहुत सारी चीज़ें बोलनी थी लेकिन यहाँ पर उसके डैड उसे वापस बुला लेते। दूसरी ओर यहाँ पर रैनन बोलने लगती है कि आखिर तुम इतने स्मार्ट निकलोगे मुझे मालूम नहीं था, तुमने तो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी, इतने सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर आ गए और मुझे भनक तक नहीं लगने दी, तुम तो बड़े स्मार्ट हो। लेकिन मुझे तुम पर शक हो रहा है, तुम पक्का यहाँ पर रोबोट ही हो ना या फिर कोई ह्यूमन बींग हो। तो यहाँ पर तो मन ही मन में लिन सोचने लगता है कि मुझे इसे अब और झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन तो ये झूठ हट ही जाएगा और सच्चाई का इसे पता लग जाएगा। क्यों ना मैं अभी इसे सारी चीज़ें बता दूँ। यहाँ पर वो कुछ बोलने वाला था, इससे पहले रैनन बोलने लगती है कि जाने दो, मैंने ऐसे भी चीज़ों पर शक करने लगी हूँ, वैसे भी तुम जैसे रोबोट रियल लाइफ में कहाँ आ सकते। एंड यहाँ पर वो उससे यहाँ तक कह देती है कि अगर तुम रियल मैन होते और यहाँ पर मेरे सामने इतने क्लोज खड़े होते तो अब तक मैं यहाँ पर ऐसे खड़ी नहीं होती, बल्कि मेरी बॉडी फ्रीज हो चुकी होती। फिर यहाँ पर वो उसे बाकी के गिफ्ट्स के बारे में कहने लग जाते हैं कि आखिर तुमने इतने सारे फेक गिफ्ट कहाँ से लेकर आए हो जो कि इतने ज़्यादा रियल दिखते हैं और वे कितने ज़्यादा अच्छे थे। लो कहने लग जाता है कि मेरा तो फ़र्ज़ ही है मेरे मास्टर के ऑर्डर को अच्छे से फॉलो करना और ये मेरे अंदर फीचर भी है। एंड यहाँ पर मन ही मन में कह रहा होता है वो कि ये जो सारे गिफ्ट थे ये फेक नहीं थे बल्कि बहुत ही महंगे और रियल थे। एंड यहाँ पर बाद में रैनन उसके गालों को टच करने लगती है और बोलती है कि मैं तुम्हें एकदम से 5 स्टार रेटिंग दूंगी। एंड बाद में वो उसे घर चलने के लिए बोलती है, जहाँ पर लिन मन में सोचने लगता है कि जब ये मुझे टच करती है तब तक मेरी बॉडी में कुछ अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर पहुँच जाते। जैसे यहाँ पर रैनन दरवाज़ा खोलती है तो यहाँ पर लिन एक कार को आते हुए देख लेता है। एंड यहाँ पर लिन उस कार को पहचान जाता है और उसे अच्छे से मालूम होता है आखिर इस कार में से कौन बाहर निकलेगा। एंड उसे ये भी पता था कि उस कार में से जो भी बाहर निकलेगा वो उसके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा और रैनन को ये प्रॉब्लम नहीं दे सकता है। इसीलिए यहाँ पर वो रैनन को वापस से घर के अंदर भेज देता है और कहता है मुझे कुछ प्रोटेक्शन डिटेक्शन करना है जिस वजह से आपको घर के अंदर जाना होगा। एंड यहाँ पर रैनन भी अंदर चली जाती है और वो दरवाज़ा बंद कर देता है। एंड उस कार से बाहर निकलती है उसकी ग्रैंड माँ। एंड यहाँ पर तो वो बेचारा डर जाता है कि आखिर वो अब अपनी ग्रैंड माँ से क्या कहेगा। एंड यहाँ पर ग्रैंड माँ आती है तो लू के कान खींचने लगती है। यहाँ पर वो बोलने लगता है कि आप जैसा समझ रही है वैसा नहीं है ग्रैंड माँ। ग्रैंड माँ बोलती है कि चुप रहो, तुम यहाँ पर घर घर जाकर क्या रोबोट का डिटेक्शन कर रहे हो
चलो मेरे साथ, तुम्हें आज रात को ब्लाइंड डेट पर जाना होगा। एंड यहाँ पर वो कहता है कि मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैं यहाँ पर आपके लिए आया हूँ। यहाँ पर वैसे भी मैं एक लड़की के साथ में हूँ और बहुत ही जल्द मैं आपको ग्रैंडसन देने वाला हूँ। ग्रैंड मॉम बोलती है बस करो, आखिर यहाँ से बचकर जाने के लिए तुम कितना झूठ बोलोगे मुझसे। लेकिन इतने में यहाँ पर रैनन दरवाज़ा खोल देती है, जहाँ पर ग्रैंड माँ तो रैनन को देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर उनका ग्रैंडसन किसी लड़की के साथ में क्या कर रहा है, क्योंकि जब देखो तब तो ये लड़कियों से दूर भागता रहता है। रैनन यहाँ पे बोलने लगती है कि ग्रैंडसन, तुम कौन से ग्रैंडसन की बात कर रही हो। मन में वो सोचने लगती है कि क्या ये बूढ़ी आंटी भी कोई एक रोबोट हो सकती है और इसके रिलेटेड हो। दोस्तों यहाँ पर ग्रैंडमा मन में बोलने लग जाती है कि लिन इस बात झूठ तो नहीं बोल रहा है, ग्रैंडसन को लेने वाली बात सच है। एंड लगता है कि इस लड़की के साथ में ये प्यार करता है। लेकिन यहाँ पर लिन मन ही मन में सोचने लग जाता है कि अब तो मेरा सारा का सारा भांडा फूट जाएगा, मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। एंड यहाँ पर लिन अपनी सच्चाई बोलने ही वाला था, लेकिन इतने में ग्रैंडमा खांसते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है, जहाँ पे वो अपने आप को रो बोलती है। एंड यहाँ पर वो रैनन से कहने लग जाती है कि मैं कंपनी से आई हूँ, हमारी कंपनी ने ऑलरेडी आपको रोबोट डिलीवर कर दिया था, लेकिन इसके बाद फीडबैक लेने की और चेकिंग करने की जिम्मेदारी हमारी है, तो मैं बस इसी के लिए यहाँ पर आई हूँ। और यहाँ पर वो लिन को आंख मारती है। दोस्तों यहाँ पर रैनन उन सभी को अंदर आने के लिए कहती है। लिन यहाँ पर अंदर जाने से हेजिटेट कर रहा होता है, लेकिन ग्रैंडमा तो उसे धक्के मारकर अंदर भेज देती है और खुद भी अंदर चली जाती है और दरवाजे को लॉक कर देती है। यहाँ पर रैनन बैठकर सोचने लग जाती है कि आखिर वो ग्रैंडमा को क्या ऑफर करे। तो फिर यहाँ पर वो ग्रैंडमा को खुद पे खुद वो पूछने लगती है कि क्या रोबोट्स पानी पी सकते हैं या फिर आप खुद चार्ज अप करना चाहोगी। ग्रैंडमा यहाँ पर कह देती है कि थैंक यू, ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बॉडी ऑलरेडी फुल चार्ज है। एंड यहाँ पर ग्रैंडमा बोलने लग जाती है कि तुम्हें पता है तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत दिखती हो, मैंने तुम्हारे जैसी लड़की आज तक नहीं देखी है जिसकी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट स्किन हो और वो इतनी वाइट और ग्लो भी करती हो। एंड यहाँ पर तो रैनन बोलने लग जाती है कि नेचुरली नहीं आया है। ग्रैंडमा को वो दिखाती है अपने प्रोडक्ट। एंड बाद में यहाँ पर वो अपने स्किन केयर रूटीन के प्रोडक्ट उनके साथ में शेयर करने लग जाती है ताकि ग्रैंडमा भी उन्हें यूज़ कर पाए, लेकिन वो तो श्योर नहीं होती है। एंड ग्रैंडमा वाली यहाँ पर रोबोट इस चीज़ को यूज़ कर भी पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। वो यहाँ पर ग्रैंडमा से खुद पे खुद ही पूछने लग जाती है कि क्या आप इन चीज़ों को लगा सकते हैं। तो ग्रैंडमा कहती है कि हमारी स्किन एकदम नेचुरली बनाई गई है, जो कि एकदम ह्यूमन जैसी होती है, तो तुम जो भी चाहो इस पर लगा सकती हो। एंड यहाँ पे तो ग्रैंडमा के फेस पर वो मॉइस्चराइजर लगा के देखने लग जाती है। एंड रैनल यहाँ पर पूछने लगती है कि क्या ये मॉइस्चराइजर तो बहुत ही ज़्यादा वाटर बेस की फॉर्म में है, तो आपको नहीं लगता है कि मशीन जैसी चीज़ के अंदर जाकर कुछ क्रैक बना सकता है। लेकिन ग्रैंडमा यहाँ पर जवाब क्या देती उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। बट यहाँ पर इतने में लिन आ जाता है पीछे से और वो मामले को हैंडल कर लेता है। वो रैनन को समझाने लगता है कि आपको इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी चीज़ों से बनाया गया है। यहाँ पर हमारी मशीन के अंदर पानी भी चला जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, और वो तो बस एक मॉइस्चराइजर ही है। यहाँ पर बाद में वो उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारा कौन सा मोड चल रहा है, और वो कहता है कि लव मोड, जहाँ पर लिन से वो आई लव यू भी बोल देता है। एंड यहाँ पर ये सुनते ही तो रैनन की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ पर तो ग्रैंडमा से कहती है कि कोई चीज़ मेरे कमरे में रह गई है तो मैं उन्हें अभी लेकर आती हूँ। फिर वो वहाँ से भाग जाती है, जहाँ पर वो सोचने लगती है आगे मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है अचानक से मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट क्यों हो जाती है। एंड यहाँ पर वो सोचने लग जाती काश वो एक रियल पर्सन होता, लेकिन क्या पता वो एक रियल पर्सन ही हो। लेकिन रैना सोचती है कि अगर ऐसा हो सकता तो मेरी बॉडी कब की फ्रिज हो जाती, जहाँ पे वो बाद में बहुत ही रिग्रेट करने लग जाती है। एंड यहाँ पर ग्रैंडमा लिन से कह रही होती है कि ज़िंदगी में पहली बार तुमने कोई अच्छा काम किया है, चलो अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम उससे शादी कब करने वाले हो। ग्रैंडमा यहाँ पर उससे बोलने लगती है कि एक काम करते हैं, क्रिसमस के टाइम पर तुम्हारी एंगेजमेंट करा देते एंड न्यू ईयर के टाइम पर तुम्हारी शादी, एंड नेक्स्ट ईयर तक तो मुझे एक अच्छा सा ग्रैंडसन भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिन ग्रैंडमा को चुप रहने के लिए कहता है और बोलता है अपने ख्याली पकाना बंद कर दीजिए। एंड यहाँ पर वो ग्रैंडमा को कहने लगता है कि उसके अकॉर्डिंग तो मैं बस एक रोबोट हूँ, उसे पता नहीं है कि मैं एक इंसान हूँ।
अगर इंसान होता तो ही तो मैं कन्फेस कर पाता, और वो कन्फेस करता तो अलग बात थी, लेकिन मैं तो एक रोबोट हूँ, मेरी तो कोई इमोशंस ही नहीं हो सकती है। मन में यहाँ पर लिन सोचने लग जाता है कि अगर उसे पता चला कि मैं एक इंसान हूँ तो हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाए मुझसे। ग्रैंड माँ यहाँ पर उससे कहने लगती है कि इन सारी चीज़ों की फिक्र तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं हैंडल कर लूँगी। एंड इतने में यहाँ पर रैनन वापस आ जाती है एंड यहाँ पर ग्रैंड माँ से वो बोलने लगती है कि हमें चलकर वेडिंग सर्टिफिकेट लेना होगा। रैनन को कुछ समझ में नहीं आता है तो ग्रैंड माँ अपने रोबोट वाले मोड में आ जाती है और कहने लगती है हमारी कंपनी के अकॉर्डिंग आपने एक बॉयफ्रेंड वाले मटेरियल को ऑर्डर किया है, तो अगर आप एक वीक के अंदर अंदर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेती है तो फिर आपको 1 लाख का बोनस मिलेगा। एंड यहाँ पर रैनन 1 लाख को तो सुन नहीं पाती है और हैरान हो जाती है और कहती है आपने क्या 1 लाख का या फिर 100 रुपये। ग्रैंड माँ बाद में यहाँ पर अपनी चीज़ को रिपीट करने लग जाती है और कहती है कि 100 नहीं बल्कि 1 लाख। तो यहाँ पर रैनन सुनते ही तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, ग्रैंड माँ को लेकर वहाँ से वो जाने लगती है। फिर बाद में हम यहाँ पर रैनन को देखते हैं जो कि अपनी वेडिंग ड्रेस में होती है, साथ ही साथ में यहाँ पर लिन भी आ जाता है जो कि ग्रूम बनकर आया होता है। लिन तो यहाँ पर उसे देखे ही जा रहा था, रैनन की पूरी बॉडी और चेहरे को तो उसकी नज़र ही नहीं हट रही थी, लेकिन यहाँ पर ग्रैंड माँ इनको धक्का दे देती है और कहने लगती है मेरी डॉटर इन लो तो कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल दिख रही है। फिर यहाँ पर वो उसकी कई सारी फ़ोटोज़ निकाल लेती है और उसे अपने फैमिली ग्रुप पर सेंड कर देती है। अब मन में कहने लगती है कि मेरी बहन तो मेरी इस ब्यूटीफुल डॉटर इन लो को देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करने लग जाएगी। इतने में यहाँ पर ग्रैंड माँ को घर से कॉल आने लगती है तो फिर ग्रैंड माँ यहाँ पर लिन से कहने लगती है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट कॉल अटेंड करनी है तो मैं कॉल को पिक करके आती हूँ, लेकिन तब तक मेरी डॉटर इन लो का तुम ध्यान रखना, उसे परेशान मत करना। इतना बोलकर ग्रैंड मॉम खुशी खुशी वहाँ से कॉल पिक करने के लिए चली जाती है। ग्रैंड माँ के वहाँ से जाने के बाद में लिन यहाँ पर रैनन से कहने लगता है कि मेरी ग्रैंड माँ की कोई भी बात का बुरा मत मानना। रैनन यहाँ पर कहने लगते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी ग्रैंड माँ का मूड वही हो, अक्सर जो मेरी मम्मा का मूड ऑन रहता है, तो ये बहुत ही नॉर्मली सी बात है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रैनन को वो अपनी ड्रेस बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील हो रही होती है तो वो लिन से कहती है मैं भी इसे चेंज कर आती हूँ। तो फिर यहाँ पर वो चेंज करने के लिए चली जाती है जहाँ पे स्टाफ उसकी मदद करने के लिए आती है। एंड ये स्टाफ कोई और नहीं बल्कि दोस्तों हमारी रैनन की बेस्ट फ्रेंड होती है। एंड यहाँ पर वो एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पे मिनी बोलने लगती है तुम्हें अब्रोड गए हुए 6 साल हो गए और तब से लेकर अब तक हम नहीं मिले हैं, और तुम चाइना वापस आ गए हो, तुमने अभी तक मुझे क्यों नहीं बताया। रैनन बोलने लगती है कि मैं मम्मी की वजह से चीज़ों में फंस गई थी, मैं तुम्हें सबसे पहले आकर मिलने वाली थी। मैंने यहाँ पर उसका नेकलेस नोटिस कर दिया और बोलने लगती है ये तो वही नेकलेस है ना जो मैंने तुम्हें दिया था, मुझे तो लगा था कि तुम इसे कचरे समझकर फेंक दोगी, लेकिन तुमने तो इसे बहुत ही अच्छे से अभी तक संभाल के रखा हुआ है। दूसरी और यहाँ पर ग्रैंड माँ जाती है एंड यहाँ पर ग्रैंड माँ उन दोनों की बातें सुन रही होती है, जहाँ पे ग्रैंड माँ को लगने लग जाता है कि मुझे लगता है अब विलन की एंट्री हो चुकी है और ये लड़की मेरी डॉटर इन लो को बुली करने की कोशिश कर रही होगी और मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। फिर यहाँ पर लिन को वो कॉल करके सब कुछ बता दे रही है एंड लिन भी यहाँ पर सभी कार्ड को लेकर आ जाता है। फिर यहाँ से रैनन और उसकी बेस्टी जब चेंजिंग रूम से बाहर निकलते हैं जहाँ पे लिन और ग्रैंड माँ के साथ साथ कई सारे बॉडी गार्ड आ जाते जिन्हें रैनन देखकर पूछने लगती है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो फिर उसे अपनी ओर करता है और यहाँ पर स्टाफ को एग्रीमेंट बताते हुए कहने लग जाता है कि जो पूरा का पूरा स्टोर रूम है वो ये जो पूरा का पूरा स्टोर है ये मैंने बाय कर लिया और अब ये मेरे नाम पर है, तो फिर तो मेरी वाइफ को बुली नहीं कर सकती हो। यहाँ पर रैनन कुछ कही से पहले यहाँ पर लुन तो उससे बोलने लगता है कि तुम्हें उस स्टाफ की साइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा, तुम डरो मत, तुम्हारे साथ मैं हूँ। एंड यहाँ पर दूसरी मिनी उससे बोलने लगती है कि तुम तो बहुत ही लक्की निकली यार, तुम्हें तो कितना ज़्यादा अमीर इंसान मिला है और वो कितना ज़्यादा नेक भी है। ये तो मेरे लिए ही बहुत बड़ी लक्की चीज़ है क्योंकि मैं भी तो अब अपना गुजारा निकाल सकती हूँ। दोस्तों यहाँ पर ग्रैंड माँ उस नेकलेस को देख लेती है जो कि नीचे गिरा था, तो फिर यहाँ पर रैनन उठाकर बोलने लगती है कि हाँ ये नेकलेस मेरी बेस्टी मिनी ने मुझे दिया था, यानी कि स्टाफ ने, एंड यहाँ पर मैंने उसे संभाल कर रखा हुआ था।
तो मैं उसे वही कह रही थी कि इसे फेंक दो क्योंकि इससे बहुत ही टाइम हो गया है। लेकिन रैनन कहती है मैं अभी तक इसे संभाल कर रखना चाहती हूँ। दूसरी ओर लिन यहाँ पर अपनी ग्रैंड माँ की ओर घूर घूर कर देखने लग जाता है। यहाँ पे ग्रैंड माँ बोलने लगती है शायद से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। फिर यहाँ पर जैसे ही लिन उनसे सवाल जवाब करने लगती है, ग्रैंड माँ यहाँ पर बोलने लगती है कि रोबोट बॉडी में कुछ तो दिक्कत आ रही है, हमें फैक्ट्री में वापस लौटना होगा। और इतना बोलकर वो तो रोबोट जैसे बाहर निकल जाती है सभी गार्ड को लेकर। इसके बाद में यहाँ पर रैनन यहाँ पर लिन से पूछती है कि तुम्हें क्या लगा था कि वो मुझे बुली कर रही है। एंड यहाँ पर वो उसके गालों पर किस कर देती है और थैंक यू बोलने लगती है हमेशा से उस प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर वो उसे ये तक कह देती है कि अगर तुम रियल लाइफ में मैन होते ना तो मैं तुम्हें पकड़कर शादी कर लेती। एंड यहाँ पर तो वो खुश होने लगता है और उससे पूछता है कि सच में। वो बोलती है हाँ, लेकिन हाँ मुझे वो इंसान बिल्कुल नहीं पसंद है जो झूठ बोलते हैं। एंड यहाँ पर लिन अपनी सच्चाई बताने वाला था लेकिन झूठ वाली बात सुनकर तो वो वापस से चुप रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर वो सच्चाई का सामना अब कैसे करेगा। दूसरी ओर यहाँ पर हम रियल वाले रोबोट को देखते हैं जिसकी बॉडी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती है। एंड यहाँ पर उसका टैक्स होता है रैनन के घर पर जाना, तो फिर उसकी बॉडी खुद पे खुद चली जाती है रैनन के घर तक। एंड यहाँ पर बाद में वो दरवाज़ा खटखटाने लग जाता है जहाँ पे रैनन दरवाज़ा खोलती है। एंड यहाँ पर वो रोबोट अपना इंट्रोडक्शन देता है एंड रैनन यहाँ पर गुस्से में लिन को बुलाती है जहाँ पे लिन को लगता है कि अब तो मैं गया। फिर रैनन बोलती है कि हो सकता है कि तुम्हारी कंपनी से डिलीवरी में कुछ मिस्टेक हो गई हो। लिन बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, तुम अंदर जाओ, मैं इस मैटर को हैंडल कर लूँगा। एंड यहाँ पर लिन को तो वो बात याद आने लगती है जहाँ पे रैनन ने उसे झूठ वो बोलने वाली बात कही थी कि उसे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद है जो झूठ बोलते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि कुछ भी करके मुझे इस रोबोट को यहाँ से लेकर जाना होगा। फिर यहाँ पर वो उससे घसीटता हुआ बाहर लेकर आ जाता है। रोबोट यहाँ पर बोल रहा होता है कि मुझे डिटॉक्स हो रहा है कि कोई मुझ पर हमला करने की कोशिश करने वाला है। फिर यहाँ पर वो ऑटोमेटिक फाइटिंग वाले मोड पर आ जाता है लेकिन यहाँ पर लिन उसके गले से उस बैल को निकाल देता है जिस वजह से वो डीएक्टिवेट हो जाता है और उसकी पावर ऑफ हो जाती है। इसके बाद में आते वक्त वो उसके ओके लेकर आता है, साथ ही साथ में कई सारे स्किन के प्रोडक्ट भी वो लेकर आता है और कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए रात के लिए खरीदे ताकि तुम रात में सोते वक्त लगा सको और इन सब से तुम्हारी स्किन और भी ज़्यादा ग्लो कर सके। फिर यहाँ पर वो उससे कहती है कि तुमने मेरे लिए इतना अच्छा गिफ्ट लिया तो मैं भी तुम्हारे लिए एक प्यारा से गिफ्ट लूँगी, एक बहुत ही अच्छी मेगा पिक्सल वाली बैटरी। ये बात सुनकर तो खुश तो होता है लेकिन मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। इसके बाद में वो उन प्रोडक्ट को निकालता है और रैनन के फेस पर लगाने लग जाता है जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे पानी पीने के लिए देता है जहाँ पर रैनन को उसके हाथ एक साथ में टच होने लग जाते हैं। एंड जहाँ पर मन में वो सोचती है कि काश मुझे वो ट्रामाज वाली डिसीज़ नहीं होती और काश ये रियल मैन होता तो उन दोनों की क्लोजनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि ये दोनों किस करेंगे लेकिन रैनन से हाथ से वो पानी गिर कर लिन की शर्ट पर गिर जाता है जहाँ पे रैनन उसे साफ करने लगती है लेकिन लिन उसका हाथ पकड़कर उसे दूर करता है। बाद में यहाँ पर वो उससे कहता है कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बॉडी बड़ी ही मशीन से बनी हुई है लेकिन वो वाटर प्रूफ है। एंड यहाँ पर रैनन उससे दूर हटती है और कहती है ठीक है तुम अपनी बॉडी को चार्ज अप कर लेना कल के इवेंट के लिए। एंड यहाँ पर वो अपने बेडरूम में जाकर सोचने लगती है कि आखिर वो मामूली सी रिपोर्ट और मशीन ही तो है ना, आखिर ना जाने मुझे उससे लेकर क्यों इमोशंस वाली चीज़ आने लगी है। दूसरी ओर यहाँ पर वो लोग उस इवेंट में आ जाते हैं। रैनन यहाँ पर लिन से कहने लगती है कि तुम इन लड़कियों की आंखों को देख रहे हो ना, वो सभी के सभी लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। एंड यहाँ पर लिन भी बाद में रैनन का हाथ टाइटली पकड़ लेता है। दूसरी ओर यहाँ पर वो लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती है कि मैंने तो सुना है कि इसका बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा अमीर है और ये दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं और तो और ये वॉरियर ग्रुप का प्रेसिडेंट भी है। साथ ही साथ में यहाँ पर शिन कहने लगती है कि वॉरियर ग्रुप का प्रेसिडेंट और ये इंसान मैंने तो सुना है कि वो किसी पब्लिक इवेंट में जल्दी से जाता नहीं है। दोस्तों यहाँ पर मिया भी होती है जो उन्हें उनकी तारीफ करते हुए सुन लेती है और मनी मन में बोलने लगती है कि मैं इसके बॉयफ्रेंड को छीन करूँगी। लिन कुछ काम से बाजू की ओर चला जाता है और मिया मौके का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर रैनन से बात करने के लिए वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बदले में 10 सोने के सिक्के दूंगी
और बिस्किट भी रैनन यहाँ पर सोचने लग जाती है कि इसमें तो मैं 5 और रोबोट खरीद सकती। इसके बाद में वो कहती है कि ठीक है 20 सिक्के और 20 बिस्किट ले लेना। तो रैनन यहाँ पर मान जाती है, जहाँ पे वो रोबोट को देने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर लिन आ जाता है, तो फिर मिया उसके पास जाने लगती है, लेकिन लिन था जो कि उसे इग्नोर करके रैनन के पास आ जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना, रैनन मेरी होने वाली फियांसी है और उसके अलावा मैं किसी और लड़की की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देख सकता हूँ। रैनी ने यहाँ पे बोलने लग जाती है कि हाँ एक रोबोट कैसे चीट कर सकता है। तो फिर वो मिया को कहती है कि मेरे स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए इन्वेस्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हें क्रेडिट देना नहीं भूलूंगी। मिया को यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है और वो कहने लगती है कि तुमने कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड रोबोट, और मन ही मन में यहाँ पर बोलने लग जाती है कि देखना अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। इतने में यहाँ पर अनाउंसर यहाँ पर आकर अनाउंसमेंट करना शुरू कर देता है, जहाँ पे वो इवेंट में आए हुए सभी लोगों को पहले वेलकम करता है। साथ ही साथ में यहाँ पर वो रैनन को भी बुलाता है, क्योंकि रैनन को ही सबसे पहली प्रेजेंटेशन देनी होती है। रैनन यहाँ पर जैसे ही अब पेन ड्राइव को कनेक्ट करती है, उसके स्क्रीन पर कुछ नज़र ही नहीं आता है, वो सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। फिर यहाँ पर मिया मनी मन में मुस्कुराने लगती है और मनी मन में बोलने लगती है मैंने यहाँ पर पहले से ही उसके पेन ड्राइव को एक्सचेंज कर दिया था और हैक कर दिया था ताकि वो कुछ भी कर ले, लेकिन प्रेजेंटेशन प्रेजेंट ही ना कर पाए। रैनन यहाँ पर समझ जाती है ये सब कुछ किसका किया धरा है, इस सब के पीछे मिया का ही हाथ है। इतने में यहाँ पर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, आखिर ये अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट क्यों नहीं कर रही है। तो फिर मिया यहाँ पर स्टेज पर आकर रैन को बाजू में हटा देती है और कहती है कि टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, कम से कम मुझे मेरा तो प्रेजेंटेशन देने दो। एंड यहाँ पर मिया जैसे ही अपने पेन ड्राइव को अटैच कर दिया है, तो फिर यहाँ पर प्रेजेंटेशन शो होने लग जाता है। एंड रैनन इस प्रोजेक्ट को देखकर तो यहाँ पर मिया के ऊपर चिल्लाने लग जाती है कि आगे मेरा प्रोजेक्ट तुम्हारे पास में क्या कर रहा है। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि ये तुम्हारा ही प्रोजेक्ट है, तुम्हारे पास प्रूफ क्या है और तुम लोगों को क्या बोलोगी। यहाँ पर इतने में ही लेन स्टेज पर आ जाता है। मिया मनी मन में बोलने लगती है कि ये बॉडीगार्ड आखिर कर ही क्या सकता है, लेकिन यहाँ पर तो लेन कुछ कोडिंग का यूज़ करता है। इसका पेन ड्राइव वापस से काम करने लग जाता है। यहाँ पर सभी के सामने तो रैनन का वो ड्राफ्ट वाला प्रूफ आ जाता है। यहाँ पे सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि रैन के पास में जो प्रोजेक्ट है उसका ड्राफ्ट भी उसके पास अवेलेबल है, लेकिन मिया के पास जो प्रोजेक्ट है उसका ड्राफ्ट अवेलेबल नहीं है उसके पास में। लेकिन इतने में अनाउंसर को मैसेज आ जाता है कि आज के इवेंट में जो मिस रैनन का प्रोजेक्ट है उसकी किसी ने कॉपी कर ली है, जो कि मिया है। तो फिर चुपचाप यहाँ पर वो प्रोजेक्ट जो है वो मिस रैनन को दे दिया जाए। एंड यहाँ पर अनाउंसर वो सारी चीज़ें अनाउंस करते हुए रैनन को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने लग जाता है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट रैनन के हाथ में आ गया होता है। यहाँ पर मिया को गुस्सा आने लग जाता है, वो मनी मन में बदला निकालने के लिए सोचने लग जाती है। दोस्तों यहाँ पर वो लोग स्विमिंग पूल वाले एरिया में आ जाते हैं, जहाँ पे लेन को लगता है कि ये सही समय है सारी चीज़ों को कन्फेस करने का। लेकिन इतने में यहाँ पर मिया आ जाती है, जो कि रैनन को स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है। रैनन यहाँ पर पानी में बेहोश हो जाती है, जहाँ पे उसे मिया की आवाज़ आ रही होती है। एंड मिया यहाँ पर बोल रही होती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा रोबोट वाला बॉयफ्रेंड तुम्हें कैसे बचा सकता है, तुम्हारी कैसे मदद कर सकता है। इतने में यहाँ पर लेन पानी के अंदर कूद जाता है और उसे किस करके जगाने लग जाता है, जहाँ पर बाद में यहाँ पर रैनन की नींद खुलती है और यहाँ पर वो उसे लेकर ऊपर आ जाता है। रैनन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि कहीं लेन की बॉडी क्रैश ना होना शुरू हो जाए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल क्रैक्स आ सकते हैं। यहाँ पर दूसरी ओर मिया बड़ी खुश हो रही होती है ये सब कुछ करते हुए और कहने लगती है अब तुम्हारा रोबोटिकल बॉयफ्रेंड ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएगा रैनल। लेकिन इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा आकर बोलने लगती है रोबोट बॉयफ्रेंड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडसन को रोबोट बोलने की। एट यहाँ पर मिया को कुछ समझ में नहीं आता है। ग्रैंडमा यहाँ पर लिन की सारी सच्चाई बोल देती है, जहाँ पे बेचारी रैनन को तो बहुत ही ज़्यादा बिटरेड फील होने लग जाता है। एट यहाँ से बाद में वो जाने लगती है, जहाँ पे एक एक करके रैनन को वो सारे मेमोरीज याद आने लग जाती है जब जब लेन ने उसे टच किया था, लेकिन उसकी बॉडी तभी भी फ्रीज नहीं हुई थी। यहाँ पर लेन उसका पीछा करते हुए आ जाता है और उसे माफ़ी मांगने लग जाता है, लेकिन रैनन उसकी बात को सुनती नहीं है। लेन कहता है कि बस एक बार मेरी बात को सुन तो लो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। लेन यहाँ पर एक एक करके उसे सारी चीज़ बताने लगता है कि मैं उस दिन तुम्हारे घर पर बाय मिस्टेकली आ गया था, मैं तुम्हें सच्चाई बताने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन हर पल मैं डिले होता जा रहा था, लेकिन तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। तुम बस मुझे एक और मौका
देकर देखो। रैनन यहाँ पे सोचने लगती है और बोलती है आखिर मैं तुम पर यकीन कैसे कर सकती हूँ। और लिन उसका हाथ लेकर अपने हार्ट पर रख देता है और कहता है कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है लेकिन मेरे दिल पर तो भरोसा है ना। भले ही मैं यहाँ पर फेक रोबोट बनकर आया हूँ लेकिन मेरी कही हुई एक भी चीज़, मेरा किया हुआ एक भी वायदा तुम्हारे साथ फॉरएवर रहने वाला है। ये सच है। पर यहाँ पर रैनन उसे एक और मौका देती है एंड जहाँ पर वो उसे एज ए ह्यूमन अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कहती है। एंड यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं बिना किसी गलत फैमिली के और बिना किसी झूठ के। इसके बाद में ये दोनों हक करने लग जाते हैं और इसी क्यूट से हक के साथ में दोस्तों हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।